हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 7th अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक कैपेसिटर को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो एसी वोल्टेज था उसमें अप्लाई हम लोग ने किया था रजिस्टर को। ठीक है, उसके बाद फिर उस पर अप्लाई किया हम लोग ने इंडक्टर को, अब उस पर अप्लाई कर रहे हैं कैपेसिटर को। ठीक है, चैप्टर थर्ड में या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि अभी हम लोग पढ़कर आ रहे थे वो सब कैसी थी, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट करंट थी। यानी कि हम लोग एक बैटरी यूज़ करते थे और उस बैटरी में जैसे कि रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, जिसका कि रेजिस्टेंस वैल्यू आर है, और अगर वोल्टेज वी अप्लाई किया तो इसमें डेवलप्ड करंट हमारा हो जाता था वी इज इक्वल टू, या फिर वी बाई आई आर इज इक्वल टू वी बाई आर इज इक्वल टू आई। ये हमारा करंट निकल कर आ जाता था। ठीक है, क्लियर। बट हम लोग ने इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट वाले में देखा कि हमारे पास इस तरीके की एक बैटरी डायरेक्ट करंट ना होकर जो वोल्टेज होता है हमारा वो चेंज हो रहा होता है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इस फंक्शन के साथ। यानी कि वोल्टेज समय के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। और किस तरीके से चेंज होता है, एक साइन वेव फॉर्म करते हुए वेरी करता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ने देखी। तो अब हमारा जो यहाँ पर मोटिव है वो मोटिव ये है कि हम जब इस वोल्टेज को अप्लाई करें इस कैपेसिटर में। देखिए, हम लोग ने पहले भी देखा था कि अगर हमारे पास एक बैटरी हो और उस पर एक कैपेसिटर को अगर इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं और इस पर वी वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, वी वोल्टेज अप्लाई किया है, तो इस कैपेसिटर में जो चार्ज डेवलप होता था वो कितना था, Q इज इक्वल टू सी वी। सी जहाँ पर इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू है, Q इज इक्वल टू सी वी, ये चीज़ हमारे पास थी। यानी कि अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। हाँ या ना। ठीक है, तो ये कब था, ये हमारे पास तब था जब हमने एक बैटरी अप्लाई करी थी, या सेल बैटरी डीसी यानी कि अप्लाई किया था तब। ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ पर है कि अब अगर हम लोग इस सोर्स जो कि एक डायरेक्ट करंट का सोर्स था, इसकी जगह पर हम लोग क्या करें, एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा दें। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा हो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रोवाइड कर रहा हो। तो फिर ये जो कैपेसिटर है ये कैसा बिहेव करेगा, इस पे हमारे फिर हम लोग को पांच चीजें देखनी होती हैं। पहला अप्लाइड वोल्टेज, दूसरा करंट, तीसरा रेजिस्टेंस जिसको कि यहाँ पर रिएक्टेंस, और क्योंकि कैपेसिटर का रिएक्टेंस है तो इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, यानी कि आर को यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की जगह पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस को फाइंड करना है। फिर उसके बाद आ जाता था फेजर, और फेजर के बाद पावर। ठीक है, तो ये और ये पांच चीजें, इनको हमें फाइंड करना है। और सेम पांच चीजों को हम लोग ने जब एसी वोल्टेज को अप्लाई किया था इंडक्टर पे तब भी यही पांच चीजें फाइंड करी थी, और जब एसी वोल्टेज को अप्लाई किया था रजिस्टर पर तब भी इन्हीं पांच चीजों को ही हम लोग ने फाइंड किया था। तो यहां पर भी हमें कैपेसिटर के केस में भी एसी वोल्टेज यानी कि इसको इसको अप्लाई करना है कैपेसिटर पे, और फिर देखना है इन पांच चीजों को, क्योंकि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक को और ये कैसा बिहेव कर रहा है इस सर्किट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, बात समझ पे आ गई कि हम क्या करना है, क्या पढ़ना है, इस पे कनेक्ट हो गए पीछे से चीजें। तो अब हम क्या करेंगे, इस इन्हीं चीजों को यहां पर देखेंगे सिस्टमेटिकली कि किस तरीके से हमें वोल्टेज अप्लाई करना है कैपेसिटर सी में और कैसे इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग जानते हैं कि अगर डीसी की बात होती तो Q इज इक्वल टू सी बाई वी होता, सॉरी, Q इज इक्वल टू सी वी होता, यानी कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता। ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। तो इसको इस केस में जब हमारे पास जो सोर्स है वो कैसा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, या कह लीजिए वेरिएबल सोर्स है। तो ये इसको जब अप्लाई करेंगे इस कैपेसिटर में तो किसी इंस्टेंट पर अगर वोल्टेज की बात करी जाए और इसमें आने वाले चार्ज की बात करी जाए तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कैसा, कि V इज इक्वल टू किसी इंस्टेंट पर जो हमारी यहाँ पर वोल्टेज होगा उसको लिख दिया V इज इक्वल टू Q बाई सी, और उसी इंस्टेंट पर इस जगह पर कितने चार्जेस मौजूद हैं। देखो, समझो बात को, यहां पर जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसके कम ज्यादा होने की वजह से यहां पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो चार्जेस हैं वो भी कम ज्यादा होंगे, जो चार्जेस हैं वो भी क्या होंगे, कम ज्यादा होंगे। तो इसी चीज को यहां पर हमें क्या करना है, देखना है कि कैसे
यहाँ पर वेरिएशन है उनका। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले लिख लेंगे कि किसी इंस्टेंट पर जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी। तो अब यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी वी एम, वी की जगह पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ से इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। क्लियर। तो वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम चीज़ों को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे कि हम लोग को इक्वेशन मिली थी v इज इक्वल टू आई आर, जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया था रजिस्टर के केस में। फिर उसी तरीके से हम लोग ने क्या किया था, इंडक्टर केस में देखा था, वो बन गया था v माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये किरचॉफ्स लूप रूल लग के ये बन गया था। उसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पर भी लिख लिया कि वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो ये देखो इक्वेशन यहाँ पर हमें मिल गई। तो हमने जो अपना पहला चीज थी उसको फाइंड कर लिया, वो क्या है कि अप्लाइड वोल्टेज हमारा इतना है। तो हमारे पास ये देखो पांच चीजें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या फाइंड करना है। वी आई रिएक्टेंस, और फिर आ जाता है यहाँ पर हमारा फेजर, फेजर डायग्राम, फिर पावर। तो ये जो पहली चीज है हमारी यहाँ पर वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, उसका एक्सप्रेशन है। और देखो अप्लाइड वोल्टेज हमें हम लोग का इस पे कहीं पर भी जब भी एसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पर अप्लाइड वोल्टेज यही लेकर चल रहे हैं, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर। फिर यहाँ पर अब हमें पहुंचना है करंट तक। कहाँ तक पहुंचना है, करंट तक। तो इसको अगर आप गौर से देखें, इस एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखें, तो ये क्या बना हुआ है यहाँ पर देखिए। इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हुए, कि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब क्या, अगर हमारी जो मंजिल है वो करंट है, तो क्या इस जगह से हम लोग करंट तक नहीं पहुंच सकते? क्यों? क्योंकि करंट को हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, हाँ या ना। तो अगर हमें देखो पता होगा कि कहाँ जाना है तो उसके लिए हम रास्ते तलाशेंगे। तो मंजिल क्या है हमारी, कि करंट फाइंड करना है। इसलिए मैंने ये बताया कि इन पांच चीजों को ही करना है आपको, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आप वो करते रहिए। तो यहां पर हमें वोल्टेज पता चल गया। अब इस अप्लाइड वोल्टेज को जब हमने लगाया तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसी जगह पर, और वहां से ये, फिर उससे हम लोग ने एक्सप्रेशन निकाल लिया चार्ज का, कि किसी टी टाइम पर जो चार्ज होगा वो इतना होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली करंट फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं जो करंट होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमें इस जगह पर पुट करना होगा। तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और यहाँ पर क्यू की जगह पर आ जाएगा सी वी एम साइन ओमेगा टी। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सी वी एम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। सी कैपेसिटेंस की, यानी कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू है, और जो वी एम है वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, या फिर कह लीजिए कि वोल्टेज एम्पलीट्यूड है। तो जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिंपली ये निकल कर आ जाएगा कि I इज इक्वल टू सी वी एम, और इसकी वैल्यू जो होती है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी जो होता है, ये ऐसे हम लोग करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करिए तो पहले साइन ओमेगा टी का होगा। तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और उसके बाद फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, क्लियर। तो इस चीज को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे करना है इसको। तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये निकल कर आ गया डिफ्रेंसिएशन साइन ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी की वैल्यू ये निकल कर आ गई। इस वैल्यू को यहां पर हम लोग जब पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, I इज इक्वल टू सी वी एम, और यहां पर बन जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो देखो ये करंट का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। बट थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि जिस फॉर्म में हम लोग निकालते थे I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, कुछ ये फॉर्म रहता था ना। तो इस फॉर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए। तो इस फॉर्म में निकालने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर
जो ये है, ये वाली चीज कांस्टेंट वाली चीज, देखो ओमेगा जो है वो भी कांस्टेंट है, तो यहां पर चीजों को थोड़ा सा क्या करेंगे, रीअरेंज करके लिखेंगे। तो जब रीअरेंज करेंगे तो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी एम डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई सी ओमेगा। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर रीअरेंजमेंट किया चीज़ों का। ये बात समझ पे आ गई कैसे, ये बिल्कुल वैसा लिखा हुआ है, x डिवाइडेड बाई 1/2 का मीनिंग होता है 2x, क्योंकि 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2x। ठीक है, ये चीज़ समझ पे आती है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x डिवाइडेड बाई 1/2 तो ये बन गया 2x। सेम चीज़ यहाँ पर है कि सी वी एम ओमेगा लिखा हुआ है तो सी ओमेगा एक साथ लिख लिया, और इसको ले गए नीचे 1/सी ओमेगा के फॉर्म पे, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखी है, बस अरेंजमेंट का थोड़ा सा हमने फर्क कर दिया, ये बन गया। अब यहां से इस पूरी चीज़ को यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरी चीज़ है ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई एम। क्या लिख सकते हैं, आई एम। तो उसको लिखने के पहले यहां पर 1/सी ओमेगा जो है, इसको लिख देंगे एक्स सी। क्या लिख देंगे, एक्स सी। क्या लिख देंगे, एक्स सी। तो जब इसको एक्स सी लिखेंगे तो ये बन जाएगा, निकल कर हमारा आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू वी एम बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी, और वी एम बाई एक्स सी जो होगा वो हमारा बन जाएगा आई एम, यानी कि आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, समझ पे आ गई बात। तो आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी निकल कर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है उस पे जो आई एम है वो क्या है, आई एम की वैल्यू कितनी है, आई एम इज इक्वल टू है वी एम बाई एक्स सी। तो देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, और v इज इक्वल टू आई आर वाले एक्सप्रेशन पे i इज इक्वल टू वी बाई आर को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वैसे यहाँ पर रिएक्टेंस है। क्या है, रिएक्टेंस। और किस चीज का रिएक्टेंस है, कैपेसिटर की वजह से है, तो ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर। तो यहां पर आ गया क्या हमारे पास, रिएक्टेंस की वैल्यू भी निकल कर आ गई, v हमें पता चल गया। तो देखो क्या क्या निकल कर आ गया, v हमारा निकल कर आ गया, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। उसके बाद आई का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। इसको अभी रीअरेंज करके लिखेंगे, बट ये निकल कर आ गया, जहां पर की जो आई एम है, आई एम की वैल्यू है वी एम बाई एक्स सी, और जो एक्स सी है हमारा वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो एक्स सी है वो क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, बात समझ पाए कैसे क्या करना है इसको, किस तरीके से, ये हमने यहां पर बताया। क्लियर। तो इसको अगर समराइज करें कि क्या क्या हमारे पास निकल कर आ गया, तो ये हो गया हमारे पास कि v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अगर इतना वोल्टेज अप्लाई किया, यानी कि यहां पर जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो देखो अब यहां पर जो करंट है, करंट का एक्सप्रेशन हमारा बना i इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। इस कॉस को हम लोग लिख सकते हैं चेंज कर कर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा आई है वो बन गया आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, प्लस π/2 ऐसा। और ये जो आई एम है, आई एम की वैल्यू कितनी है, आई एम इज इक्वल टू, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई एक्स सी। क्या हो गया, एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू कितनी है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। देखिए एक्सेल जैसा होता था, एक्सेल। ठीक है, एक्सेल था इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसमें क्या थी वैल्यू, ओमेगा एल थी। क्या थी, ओमेगा एल थी। यानी कि जो एक्सेल था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ जो वैल्यू थी एक्सेल की वो बढ़ रही थी। यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ जो इसकी वैल्यू होती है वो घटती है। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये निकल कर आया कि एक्सी, एक्सी देखिए सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो एक्सी इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। ठीक है, ये निकल कर आ गया, या फिर ये कहें कि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ये बात निकल कर आ गई। और इसी को अगर और हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं,
एफ, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम लोग हर्ट्ज में करते हैं, इसको रेडियन पर सेकंड में करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बात समझ पे आ गई? तो ये सारी चीजें हमारी निकल कर आ गई, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? वोल्टेज, करंट और कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लिया। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कि इसकी आखिर मीनिंग क्या है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो देखिए मीनिंग समझिएगा इसका। जो हमारा एक्सी है वो लिखा हुआ है, एक्सी इज इक्वल टू 1/ω_c। तो अब हमारे पास अगर हम कंपैरिजन करें इस एसी को डीसी से, यानी कि डीसी और एसी पे ऐसे कंपैरिजन करें, तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट यानी कि एक वैल्यू उसने रीच करी और वो थ्रू आउट द प्रोसेस या जितना भी हम टाइम आगे लेकर चल रहे हैं उसमें हमेशा वो वैल्यू कैसी रही? कांस्टेंट बनी रही, यानी कि उसमें किसी तरीके का वेरिएशन नहीं था। तो जब किसी तरीके का वेरिएशन नहीं था तो उस पर फ्रिक्वेंसी नहीं थी, पीरियोडिसिटी नहीं थी किसी तरीके की, तो उस पर वहां पर फ्रिक्वेंसी कितनी थी? जीरो, फ्रिक्वेंसी जीरो। और हम जानते हैं जो ओमेगा होता है वो होता है 2πf। देखिए एक बात जानिए समझिए कि ये जो यहाँ पर छोटे छोटे एक्सप्रेशन है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, भले ही आपका जो 11th है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 2πf ऐसे लिखा, और यहाँ से आप इसको याद करिए, समझिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चीज़ें आपको समझ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ आप उसको समझते जाइए क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर ओमेगा निकल कर आ गया 2πf, एफ है हमारी फ्रिक्वेंसी, लीनियर फ्रिक्वेंसी कहते हैं इसको, या सिंपली फ्रिक्वेंसी। तो अगर एफ जीरो है तो ओमेगा भी क्या होगा? जीरो होगा, हाँ या ना? तो अगर ओमेगा जीरो है, समझिएगा बात को, अगर ओमेगा जीरो है और हम जानते हैं जो एक्सी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, तो ये बात निकल कर आ जाएगी कि एक्सी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा, एक्सी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हमारा ओमेगा जीरो हुआ तो एक्सी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ पे आ गई बात? तो अब यहां पर क्या हमारे पास आया कि जो एक्सी है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, एक्सी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, किस केस में? डीसी के केस में। याद रखिएगा इस पॉइंट को, अभी हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे क्या मीनिंग है यहाँ पर एसी के केस में जो नॉर्मली हमारे घरों पर आती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज से हमारी कुछ ओमेगा की वैल्यू निकल कर आएगी 100π, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 100π। तो यहां से अगर हम एक्सी की वैल्यू निकालें, अगर यहां से एक्सी की वैल्यू निकालना चाहें 1/ω_c करके 100π, और सी की वैल्यू कुछ कांस्टेंट होगी, मान लीजिए पिको फैराड है कुछ, मान लीजिए 12 पिको फैराड या टू टू पिको फैराड है, ठीक है। 2 पिको में यानी कि 10⁻12। पिको देखो मल्टीप्लायर होता है, और इस पिको का मतलब होता है 10⁻12, ठीक है। जैसे माइक्रो होता है ना, या मिली होता है, वो भी एक तरीके के मल्टीप्लायर होते हैं। माइक्रो जो होता है वो होता है हमारा 10⁻⁻6, और जो मिली होता है, मिली होता है 10⁻3। इस तरीके से सेंटी जो होता है वो होता है 10⁻2। तो सेंटी, मिली, माइक्रो, पिको, और माइक्रो के बाद नैनो आता है, माइक्रो के बाद क्या आता है? नैनो आता है। नैनो होता है 10⁻9। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं -3, -6, फिर यहाँ पर -9 होता है, ये सॉरी, यहाँ पर ये -9 होता है, -6, -9, फिर -12, यानी कि -3, -3, -3 इस पे ऐड होता जा रहा है, ठीक है, और वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो यहाँ से ये एक्सी की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, और ये जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट होगी। क्या होगी? फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। बात समझ पे आई? अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत बढ़ जाए, जो फ्रिक्वेंसी है एसी के केस में, एसी के केस में जो फ्रिक्वेंसी है मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाए। तो जब फ्रिक्वेंसी टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी तो ओमेगा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? टेंडिंग टू इनफाइनाइट। जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जब ओमेगा की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी तो एक्सी की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1/इनफाइनाइट क्या होता है? जीरो। तो एसी के केस में जो एक्सी की वैल्यू होती है वो टेंडिंग टू जीरो होती है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में एक्सी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और डीसी के केस में जो एक्सी की वैल्यू होती है वो फ्रिक्वेंसी क्योंकि जीरो होती है तो वो इनफाइनाइट होती है। समझे? यहाँ ये बात समझ पे आया? अब देखिए इन दोनों का मीनिंग क्या है। एक्सी अगर हमारा इनफाइनाइट होगा, एक्सी हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, तो जो करंट होगा ना, करंट आई एम की वैल्यू क्या थी? वी एम बाई एक्सी, यही था ना। तो डीसी के केस में जो करंट होता है वो थोड़ा सा बनता है,
कैपेसिटर चार्ज होता है और करंट रुक जाता है। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर पे हमने जैसे ही एक बैटरी लगाई, बैटरी यानी कि डीसी, वैसे ही उस पर थोड़ा सा करंट बढ़ने की कोशिश करता है। सर्किट में करंट बढ़ता है, बढ़ते के साथ ही फिर मतलब मैक्सिमम करंट होना था और फिर डिक्रीज हो जाता है। करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच करते ही वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज हो जाता है। ये जब चार्ज हो जाएगा तो इसमें फिर जो सर्किट में जो चीजें हैं चेंज होंगी नहीं, ये चार्ज हो गया। यहां से इसने जितने भी मतलब ये सोर्स मान लीजिए यहाँ पर बैटरी लगी थी, तो इसने जो भी चीज थी वो सप्लाई करी और ये सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो गया। यही मीनिंग है इसका कि डीसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी करंट की होती है जीरो, तो एक्सी की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कि यहां पर करंट फ्लो ही नहीं हो पाता। तो जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है। जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए अपने पास, याद कर लीजिए कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है। क्यों? क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, इसकी वजह से ओमेगा जीरो, और हम जानते हैं एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। यहां से यानी कि एक्सी जो हो जाएगा वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा जैसे ही ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो वैल्यू रखो तो 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो एक्सी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि डीसी को ब्लॉक करता है कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है। और रही बात एसी की, तो एसी में एक्सी की जो वैल्यू होती है, जैसे जैसे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, मान लीजिए 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज कर दी, 200 300 हर्ट्ज कर दी, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टू इन्फाइनाइट यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू है, तो एक्सी की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो यानी कि बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। उसकी वजह से यहां पर लगेगा कि कोई डिवाइस है ही नहीं, क्योंकि एक्सी क्या है? एक तरीके का रिएक्टेंस है जो इस सर्किट में करंट की वैल्यू को लिमिट करता है, यानी कि बताता है कि अब वैल्यू कम होगी। तो यहां पर ये ऐसा बिहेव करता है जैसे कि कोई चीज मौजूद ही नहीं है। ठीक है, यहां पर जब अल्टरनेटिंग करंट होता है तो होता क्या है कि देखिए अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है, इस तरीके से। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लीजिए ये इधर चार्ज हो गया, ये इधर चार्ज हो गया, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में चार्जेस वापस सर्किट में चले जाते हैं। फिर अगली साइकिल में ये यहाँ पर चार्ज होता है, डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव ऑफ साइकिल में यहाँ तक तो चार्जेस बढ़ते हैं, फिर उसके बाद चार्जेस फिर डिक्रीज होते हैं, फिर इस तरीके से चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है। यानी कि यहाँ से चार्ज यहाँ पहुंचे, यहाँ से वापस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वापस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वापस। तो इस वजह से ये जो कैपेसिटर है वो कभी भी पूरी तरीके से चार्ज ही नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर लगातार पोलैरिटी क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। तो लगातार पोलैरिटी की चेंज होने की वजह से कैपेसिटर ऐसा बिहेव करता है जैसे कि यहां पर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वो लगातार प्रोसेस करता रहता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट लगातार मेंटेन रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब चेंज होता रहता है, उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज होती रहती है। बात क्लियर? बात समझ पे आई? तो यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इस चीज से जो मैंने बताया, इसको याद रखिएगा। तो देखिए अभी तक हम लोग ने क्या किया, वी निकाला, आई निकाला, और एक्सी के बारे में निकालकर उसको समझा कि एक्सी का मीनिंग क्या है। ठीक है, क्लियर यहां पर? अब देखिए, अब यहां पर चीजें क्या होती हैं कि ये चीज निकल कर आई कि जो कैपेसिटर है वो क्या कर रहा है, यहां पर करंट की वैल्यू को लिमिट तो कर रहा है बट प्रिवेंट नहीं कर पाता फ्लो ऑफ चार्जेस को पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने इस चीजों इन सारी चीजों को निकाल लिया। अब चलते हम लोग, अगला जो स्टेप था वो था फेजर। हमारा क्या था? फेजर को समझना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ने निकाल ली हैं। हाँ, एक एक और चीज, जो एक्सी होता है हमारा, एक्सी की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है? रेजिस्टेंस की तरह ही है। किसकी तरह है? रेजिस्टेंस की तरह ही है, कि एक तरीके का रिएक्टेंस है। इसको कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, और तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी कैसे मेजर करते हैं? ओम्स पे मेजर करते हैं, और ओम्स को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रजिस्टर में रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही इंडक्टर में, किसमें? इंडक्टर में रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में होता है क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्सएल, और वो बराबर होता है ओमेगा एल के। और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। फिर आता है एक्सी, जो कि होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये होता है 1/ओमेगा सी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ ये घटता है।
फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू घटती है। और इसको इसको और इसको, इन तीनों को ही हम लोग किस पे मेजर करते हैं? इन तीनों ही चीजों को हम लोग मेजर करते हैं ओम्स में। किस पे मेजर करते हैं? ओम्स में। तो इन तीनों की जो एसआई यूनिट है वो है ओम्स, क्योंकि तीनों के तीनों ही करंट की वैल्यू को लिमिट करते हैं किसी सर्किट में। ठीक है, तो ओमेगा एल, 1/ओमेगा सी और आर इक्विवेलेंट चीजें हैं। ये तब होता है जब रेजिस्टेंस सिर्फ होता है, जब इस पे इंडक्टर लगा होता है तब ये ऐसा होता है, और यहाँ पर तब होता है जब सिर्फ कैपेसिटर। ठीक है, तो जो हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा कि एक इसको लगाकर हमने एक कैपेसिटर पे ऐसे लगा दिया, ठीक है, फिर उसका वेरिएशन देखा, तो यहाँ पर हम लोग ने ये माना था कि इस सर्किट में किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, ये चीज हमने मानी थी। क्लियर? ओके। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका फेजर डायग्राम। तो देखिए फेजर डायग्राम किसके किसके बीच में रिलेशन हम लोग देखते हैं? अप्लाइड वोल्टेज जो कि है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और जो करंट है, करंट यानी कि I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये क्लियर? तो देखिए यहां पर जो V का फेजर बनेगा उसको हमने बना दिया सबसे पहले। ठीक है, V का फेजर बना दिया जो कि हो गया हमारा, मान लीजिए t इक्वल टू टी वन पर, t इक्वल टू टी वन पर जो हम देख रहे हैं वो हो गया, t इक्वल टू टी वन पर जो हमारा यहाँ पर हो गया वो हो गया, मान लीजिए v इज इक्वल टू ओमेगा टी वन। और हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा फेजर है v, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस टाइम पर वीएम साइन ओमेगा टी। क्लियर? और इसकी जो लेंथ होती है, इस फेजर की जो लेंथ होती है या मैग्नीट्यूड कह लीजिए, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वीएम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? वीएम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर देखिए ओमेगा टी वन जो है, ओमेगा टी वन, ओमेगा टी वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमेगा टी वन रिप्रेजेंट कर रहा है फेज को। ठीक है, तो इन तीन चीज को हम लोग ने यहां पर वी का फेजर बना दिया। उसके बाद देखिए आई का फेजर जब बनाएंगे तो आई का फेजर क्या है? अब यहां पर आई का फेजर क्या लिखा हुआ है? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि इसका जो ये फेज है, ये जो फेज है, इस फेज पर भी प्लस पाई बाई टू है। इसके फेज पर क्या है? प्लस पाई बाई टू है। ठीक है, तो इसके फेज पे जब प्लस पाई बाई टू है, यानी कि यहां पर जो वैल्यू हुई वो क्या हुई? करंट की वोल्टेज से आगे चल रही है। यानी कि देखिए ग्राफ पर, पहले तो फेजर बना देते हैं। तो ये वोल्टेज का फेजर है और इससे पाई बाई टू आगे चल रहा है करंट, ये करंट का फेजर है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अगर इसका ग्राफ हम लोग ग्राफ से कंपैरिजन करें इस फेजर का, तो इस इंस्टेंट पर वोल्टेज ये है और करंट की वैल्यू ये है। अब यहां पर देखिए, या इसके पहले यहां पर भी देख सकते हैं कि जब वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी? जीरो। मान लीजिए t इक्वल टू जीरो पर जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो कितनी थी? जीरो, क्योंकि साइन ओमेगा टी पर टी की इक्वल टू जब जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो वी एम इंटू जीरो हो जाएगा जीरो, यानी कि वी इक्वल टू जीरो। अब उसी टाइम पर t इक्वल टू जीरो पर जब यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू आई एम साइन जीरो प्लस पाई बाई टू, या ये चीज ये थी ना, आई एम कॉस ओमेगा टी, ये थी ना वैल्यू। तो देखिए कॉस ओमेगा टी में t इक्वल टू जीरो रखिए, तब भी ये क्या निकल कर आएगा? क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू जो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो ये आई एम के बराबर निकल कर आएगा। चाहे ऐसा करके करिए, यहां पर साइन पाई बाई टी की वैल्यू होती है वन। ठीक है, यानी कि आई इज इक्वल टू आई एम, ये निकल कर आ गया। तो चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे, तो हम लोग ने इसी वजह से जो आई एम कॉस ओमेगा टी जो डेरिवेशन में निकल कर आ रहा था ना, जब हम लोग ने डिफ्रेंसिएशन किया था, तो आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी आया था, उसको कन्वर्ट कर दिया था इस पे। क्यों ऐसा कर दिया था? क्योंकि कंपैरिजन करना आसान हो। जब यहां पर साइन ही दोनों जगह पर मौजूद होगा तो ये बताना आसान होगा कि फेज में इन दोनों के कितना डिफरेंस है। इस वजह से हमने ये जो कॉस ओमेगा टी वाली चीज थी उसको हटाकर साइन ओमेगा टी से रिप्लेस कर दिया था। तो ये हमारा आई इज इक्वल टू आई एम निकल कर आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो टी इक्वल टू जीरो पर जो वी एम है वो निकल कर आ रहा है जीरो, वीएम नहीं सॉरी, वी जो है वो जीरो निकल कर आ रहा है, वीएम इंटू जीरो जीरो निकल कर आ रहा है टी इक्वल टू जीरो पर। और जो करंट है वो निकल कर आई इक्वल टू आई के बराबर आ रहा है, आई इक्वल टू आई एम के बराबर आ रहा है।
यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो t इक्वल टू जीरो पर देखो वोल्टेज जीरो है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी कि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट ने अपनी वैल्यू मैक्सिमम रीच कर ली है। यानी कि समझिएगा बात को कि ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में हम लोग ने लगाया एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। तो जैसे ही यहां पर वोल्टेज लगा, जब t इक्वल टू जीरो पे जैसे ही वोल्टेज लगा, उस समय जो करंट की वैल्यू थी इस सर्किट में वो थी मैक्सिमम। यहां पर करंट की वैल्यू कितनी थी? मैक्सिमम, एकदम मैक्सिमम करंट पीक किया। ठीक है, और जैसे ही समय बढ़ा तो वोल्टेज ने अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करी, और क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ यहां पर जो चार्जेस थे वो फिलअप होने लगे, तो यहां से जो फ्लो था उनका वो डिक्रीज हो गया। मतलब समझिए आप इस चीज को कि ये एक फैक्ट्री है। ये क्या है? एक फैक्ट्री है और ये हमारी मार्केट है। ठीक है, फैक्ट्री से बन रही है, मान लीजिए कोई चिप्स वगैरह कुछ बन रहा है। ठीक है, तो इस ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो भी चीज बन रही चिप्स वगैरह, जब मार्केट में कुछ नहीं था, जब मार्केट में कोई चिप्स मौजूद नहीं थी, किसी तरीके की चीज मौजूद नहीं थी, तो फैक्ट्री वालों ने क्या किया? बड़े बड़े ट्रक भरकर भेज दिए मार्केट पे। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट पे वो बड़े बड़े ट्रक पहुंच चुके हैं, भरकर चिप्स पहुंच चुकी है, तो होगा क्या कि ये अपनी प्रोडक्शन तो बढ़ा सकते हैं, बट क्योंकि वहां से डिमांड ही नहीं आएगी, वहां पर डिमांड कम हो गई, जो चीजें खाली थी यहां पर वो भर गई, जो चीजें यहां पर खाली थी वो भर गई। उसकी वजह से ये जो फ्लो था, यानी कि जो ट्रक थे, अब ट्रक की जगह पर हो सकता है छोटे छोटे टेम्पो होते हैं या रिक्शा वगैरह में भरकर भी पहुंचा सकते हैं ये लोग, यानी कि यहाँ पर जो फ्लो है वो डिक्रीज हो गया। तो पहले तो जब यहाँ पर फैक्ट्री चालू हुई, जब फैक्ट्री चालू करी तो उन्होंने एकदम से चालू करके बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बनाया और फ्लो बढ़ाया और यहाँ पर भेज दिया मार्केट पे। अब मार्केट में चीजें पहुंच गई, वहां पर धीरे धीरे जाकर हर जगह पहुंचने लगी, हर दुकान पर। ठीक है, तो अब होगा क्या? वहां पर पहुंचते ही जो फ्लो है वो डिक्रीज होने लगेगा, यानी कि करंट की वैल्यू कम होने लगेगी। तो वही हो गई जीरो, कि जब इसने अपने फुल पोटेंशियल पर वर्क करना चालू किया फैक्ट्री ने, तब तक तो हर जगह चीजें पहुंच चुकी थी। ठीक है, चीजें अब इसके पास कैपेसिटी ज्यादा, ओ सॉरी पोटेंशियल ज्यादा है, बट यहाँ पर जो फ्लो है वो कम हो गया, करंट फ्लो हो गया, और इसके पास चार्ज मैक्सिमम हो गया, इसके पास जो चार्ज है वो भी मैक्सिमम हो गया। ठीक है, इसके पास चार्ज मैक्सिमम हो गया है, जो यहाँ पर वोल्टेज था वो मैक्सिमम हो गया, बट जो करंट है वो जीरो हो गया। ठीक है, और इसी से फिर आगे चीजें क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। यहाँ पर फिर आगे जैसे ही ये वोल्टेज अब घटना चालू होगा, जैसे ही वोल्टेज घटना चालू होगा तो वो अब ये फुल पोटेंशियल पे चलना बंद हो गया। तो अब क्योंकि यहाँ पर चीजें लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे होंगे, तो ये अब चार्जेस क्या होगा? वैसे इधर तो स्केप नहीं करते, मार्केट के कॉन्सेप्ट से अब थोड़ा हट जाते हैं, अगर यहाँ तक समझ पे आ गया है तो। अब ये जो चीजें हैं वो वापस नहीं, इधर नहीं जाती हैं, ये वापस आने लगती हैं। ठीक है, ये चीजें क्या होने लगती हैं? वापस आने लगती हैं सर्किट में, फिर यही फ्लो करने लगती हैं। तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे करते हुए करंट फिर डेवलप होता है, और जब ये वोल्टेज जीरो होता है उस केस में करंट फिर अपना मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है, और जब ऐसा हो जाता है तो चार्जेस जो होते हैं वो यहाँ पर फिर से जीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए v का जो एक्सप्रेशन है वो है वी एम साइन ओमेगा टी, आई का जो एक्सप्रेशन है वो है वी एम सॉरी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और जो चार्जेस का है वो है सी वी एम साइन ओमेगा टी। यानी कि वोल्टेज और चार्ज यहाँ पर सेम फेज पर है, कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज बढ़ेंगे, बट जो करंट की वैल्यू है वो यहाँ पर वो इससे वोल्टेज से पाई बाई टू आगे चल रही है। यानी कि वोल्टेज जब जीरो था तब वो मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गया, जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो वो अपना नीचे पहुंच गया जीरो पर। ठीक है, जीरो वैल्यू अटेन कर ली, और जब पोटेंशियल हमारा जीरो हुआ जाकर तो वो अपोजिट डायरेक्शन पे मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। तो याद रखिएगा कि इन केस ऑफ कैपेसिटर जो वोल्टेज होता है हमारा वो करंट से पाई बाई टू पीछे चलता है, जैसे यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं पाई बाई टू पीछे चल रहा है वोल्टेज, या फिर सिंपली हम लोग ये कहेंगे कि जो करंट होता है वो पाई बाई टू फेज आगे चलता है वोल्टेज से। क्लियर? ये बात समझ पे आ गई? तो अब आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पांचवी चीज थी पावर, उसको और कुछ एग्जांपल से समझेंगे कैसे इसके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो समझ पे आया होगा।
जो 4 चीज़ें हम लोग ने फाइंड करी हैं उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पावर को निकालते हुए चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।